जिस पर वो मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है। वो लड़की मुस्कुराकर बाहर चली जाती है। यकीनन ये कहीं पास ही रहती है जो यहाँ आ जाती है। वो उससे बड़बड़ाती है। फिर से पानी की आवाज़ है जिसकी वजह से वो निगाह दरवाजे से हटाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है, मगर अंदर फिर उसे पता लगता है वो कमरा नहीं है। वो उससे इस ठंडी स्विमिंग करता शौक हो जाती है। आन पागल और सर्दी देखिए, प्लीज़ बाहर आओ। वो आगे आकर कहती है। वो पूल के करीब ही खड़े वो बगैर जा दिए स्विम करते रहते हैं। वो अपने शूज़ से पाँव निकालती है, एक पाँव उस पानी में डालती है। वो चीख मार बाहर निकालती है कि उनके वो पानी बर्फ जैसा जमा देने वाला शख्स कैसे कर रहा था। उफ आन आई स्वेयर बाय वरना वो उसकी वरना पर रोक कर उसे देखते वो जानती थी उसे चैलेंज ले लेना था। आन प्लीज़ बाहर आ जाओ। वो हाथ तक कर कहती है। वो गहरा सांस लेता अंदर जाकर बाहर निकलता उसका हाथ थाम लेते हैं, मगर उसके हाथ पर गिरफ्त हल्की थी क्योंकि उसने जिस तरफ गोली लगी थी उस तरफ वाला हाथ बढ़ाया हुआ था। क्या तुम पागल हो? उसे पास एक दरवाज़ा खोलकर अंदर लाती कहती है। वो कमरा गर्म था। सास शुक्र जाओ चेंज करो। उसे कपड़ सूट निकाल कर देती, टावल देकर वॉशरूम भेजती है। वो कंधे चाक घुस जाता है। उसे बाहर अंत तक चाय बना लाती है। उसे ढाम कर टेबल पर रखती, पास पड़े काउच पर उसे बिठाती है। आई एम नॉट अ चाइल्ड। वो उसे यूँ करते देख कर सुकून से कहता है। यू यस यू आर। वो इसकी हरकत वजह से कह रही थी। वो अपनी शाल उसे अच्छे से उड़ा देती और चाय उठाकर उसे देती, पास बैठ जाती। उसे यूँ फिक्र करते देख कर मुस्कुरा देते। तुम्हें हंसी आ रही है क्या? तुम वाकई पागल हो। और एक मिनट वो रुकती। उसने टी शर्ट पहनी थी, उसका गला बड़ा था जहाँ से कोई लाल सी लकीर नज़र आ रही थी। जख्म की आन ये क्या है? वहाँ उंगली रखती पूछती है। कुछ नहीं। वो कहकर चार करते हैं। वहाँ वो उसके अन पर खामोश हो जाती है और आगे होकर उसके माथे पर हाथ रखती है जो अभी तक ठंडा था, मगर जानती थी वो कुछ देर में बुखार को गले लगाने वाला था। वो उसका दूसरा हाथ पकड़ती है, उसे रगड़ती है। उसकी हरकत पर वो कह लगा देता है और हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करता है, उसे अपनी तरफ खींचकर सार में ले लेता है। मैं ठीक हूँ, स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस प्रिंसेस। वो उसे शाल के अंदर ले लेता है, कहता है ऐसा डम्बल्स में ज़मीन पर पड़े थे और कुछ मशीन्स भी। शाम के बाद उसकी आँख खुलती है। असर का वक्त था। वो दोनों वहीं सोई थी और वो उसका सर उठा कर नरमिस काउच पर सही से रखती उठ जाती है। शाम काफ़ी नहीं थी, मगर वहाँ इतनी ठंड नहीं थी, इसलिए एक ब्लैंकेट लाकर उस पर अच्छे से उड़ा देती है। उसकी सोच मुताबिक उसे बुखार चढ़ गया था। उसका माथा ताप रहा था। बुखार वो जाकर उसके लिए कहवा बनाने के लिए रख कर 4 फ़र्ज़ अदा करती। कहवा कप में डालती, मेडिसिन उठाकर बुखार ढूंढती है। फर्स्ट एड वहीं किचन में मौजूद था। वो आज बुखार की दवाई लेती, ट्रे में पानी के साथ कहवा और दवाई रखती। उसके पास जाती। वो अब उठकर बैठा किस काल पर बात कर रहा था। ये क्या मिट्टी का नहीं बना? उसे देखकर मुँह में बड़बड़ाती उस तक पहुँचती है। वो उससे पास बैठी टेबल पर रखती, उसके दूसरा हाथ पकड़ उसमें दवाई रखती, गिलास हाथ करती। वो उसे घूरा तक, मगर वो भी इस डबल घूरे से नवाजती है जिसकी बिना पर वो फ़ोन काट करता दवाई खा लेते। वो अब क्या वो उसे देती है। विश स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं ठीक हूँ। वो अभी और बोलता वो के मुँह में थर्मामीटर डाल देती है। उसे घूर कर निकालने तुम्हें मेरी कसम नहीं निकालना। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दूसरे हाथ से उसे सही से रख देता है। वो कुछ मिनट बाद से लेती है। बुखार 102 था और वो शख्स वो उस जताने के लिए उसे दिखा दीजिए पर वो बस नफ़ी में ला देता है। कौन से जिन चमड़ गए थे जो इतने ठंडे पानी में डूब गए? वो आगे होकर खाली ठीक करती, लड़ाका औरतों की तरह पूछती है। वो खड़ा हो जाता है। तुम्हें सुकून नहीं? वो उसका हाथ थामती उसके साथ बाहर निकलती है। वो कमरे में आकर बेड पर लैपटॉप ऑन कर लेता है। वो चिढ़कर उसे देखती है। उसका तपा चेहरा मज़ा दे रही तो इसलिए अनजान बना अपना काम करते थे। वो आगे उसे उसका लैपटॉप बंद करती है, उसे छीनकर सोफे पर रखती है। वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। मिस्टर गैंगस्टर प्लीज़। वो कंप्यूटर ऊपर करती है, एक लफ्ज़ चबाकर कहती है। वो कंप्यूटर उसके हाथ छीनता है, उसका हाथ पकड़ता है, गोद में गिरा लेता है। उसने एहतियात से उसे थाम रखा था जिससे उसका ज़ख्म थोड़ा भी अभी दर्द नहीं हुआ था। वो झुककर उसके सर पर बोसा दे देता है। वो नज़र झुका लेती है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ठरकपन छोड़ के वो दांतों तले लाभ दबाई कहती है। वो उसे ठरकी पर हंसी रोककर उसे दूसरी साइड करता, खुद पे मेज कर फटर और सोता बनता है क्योंकि अब उसके सर में टेज से उठ रही थी। दवाई ने भी उसके सोने के बाद काम करना था। पाकिस्तान आपको क्यों इतना यकीन है? आरोश की बात अपने शौहर के पास आती कहती वो नहीं कल के अपने भाई से हुई बात बता चुके थे। ये मैं भी नहीं जानता वो किस सोच में थे। उनके चेहरे से यही मालूम हो रहा था। क्या मतलब अगर मेरी बच्ची आई तो मैं उसे जाने दूँ? खुद तो नहीं लेने के लेकर नहीं आई। एक माँ से पूछे कितना रोती हूँ तड़पती हूँ उसके लिए। कब से कॉल भी नहीं की उसने। वो बाहर निकल जाती। वो जानती थी वो उनसे नाराज़ उसे नाराज़गी की वजह से वो सरदा भर कर रह जाती। उन जिब्रान ने कॉल की थी जो असवे तक देर से उन्होंने उठाई थी। हम पाकिस्तान आ रहे हैं, ना सिर्फ रिश्ता लेने में, अपने भाई की शादी भी कर ही के जाऊँगा। अंदाज़े बयां ही अलग था जैसे रिश्ता न मांगो सौदा। आप लोग आ जाएं फिर बहुत ही बात। महविश के वालिद के घर काट देते हैं। ओमान उस निशा की नमाज अदा करनी थी इसलिए इसकी वक्त पर आँख खुल गई थी। वो उसे सार में लिए मैं ख्वाब था। घनी पलकें सैरज़दा आँखों को छुपाए हुए थी। नींद में भी होंठ आपस में पैवस्ते मजबूती से। उसका हर नकुश ऐसा था कि नज़र रुक जाती थी। उसे पता भी नहीं था कि वो पिछले 5 मिनट से लगातार उसे देखी जा। उफ खड़ूस बंदा स्माइल ही कर लेता है। उसके भेजे हुए होंठ देख कर कहती है
उसके इतने करीब थे कि उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो एक हाथ छोड़कर उसके चेहरे जद्दी मगर हिचकिचाहट में रोक देती है। क्या हुआ, सो रहा है? वो खुद से हिम्मत पैदा करती है। एक अंगूठा होंठ की एक साइड और शहादत की उंगली और तरफ रख के इस स्माइल का शेप देती है। उसके डिम्पल वाज़ा हो जाते हैं जिस पर उसे अपनी धड़कनें रुकती हुई महसूस होती हैं। वो हाथ वहीं रखे जब उसकी उंगली हाथों में लेते हैं। गिरफ्त नरम थी। वो जो समझती है वो शख्स सो रहा है। उसकी हरकत पर जी जान से लड़ती है और फ़ौरन अपनी उंगली खींचने उसे दूर कोशिश करती है जो बेसुध। उसकी गिरफ्त इतनी भी हल्की नहीं थी। क्या इरादे हैं मिसेस? वो उसके होंठ के तेल पर उंगली फेरता पूछता है। क्या मतलब? फ़ौरन जान रस्सी ज़ब्त करते हैं और वो चाहते हैं छोड़ो, मुझे नमाज़ पढ़नी है। उसके साथ निकलने की कोशिश करती में चलती है तो वो उसे नरमी से छोड़कर उठ बैठता है। उसे वैसे गायब होती है जैसे गधे के सर से सींग। उसकी रफ्तार पर होंठ को दांतों तले दबाए हंसी रोकता है। वो नमाज़ पढ़कर मुँह बनाए उसके पास आती है। उसके माथे पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करती है। जो आप कम था साथ शुक्र उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसलिए वो उठकर बाहर निकल जाते हैं उसके और अपने वो से बाहर जाते हैं। शाद कंधों पर लेती बाहर आती शाल उसके बाल खींचती थी जिसके वो सर पर नहीं कर रही थी। वो किचन में पड़ा नाश्ता देखता है जो वैसे का वैसा पड़ता है। वो उसके इस घर टेक केयर करने वाले की बेटी थी। उसका घर भी पास में था। वो अपनी बेटी के साथ आकर यहाँ की अक्सर सफाई करवाता। रोज़ाना बाहर गार्डन का ख्याल भी वही रखता था जो अब सर्दी की वजह से हर रोज़ देख नहीं पाई थी। उसके पीछे किचन तक आती है। उसे बाहर से जख्म पर दर्द हो रहा था। वो अब चल भी नहीं पा रही थी इसलिए किचन में आकर चेयर पर बैठ जाती है। वो उसकी मौजूदगी पर रुख मोड़कर उसे देखता है जो खुद को कंपोज कर चुकी। दर्द क्यों हो रहा है? उसके पास आता शाल दाग साइड पर रखता पूछता है। मैंने तो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। उफ, ये शख्स है क्या? वो सोच कर देख पता नहीं। वो जवाब दिए कर होंठ पेच लेती है। ब्लीडिंग हो रही है। विश क्या किया तुमने? वो शर्ट पर बैंडेज की जगह से खून देखकर वो कहते मैंने कुछ नहीं किया। वो आखिर में करा कर रह जाती है। वो उसका दर्द महसूस करता है। उसे खुद में बेच कर इस लड़की को बुलाता है जो कुछ देर बाद अपने वालिद के साथ आ जाती। वो डॉक्टर थी इसलिए उसके पास सामान भी था। शियान उसे सार देखकर कमरे में लाकर बेड पर बिठाता है। मुझे नहीं करनी मुझे दर्द होता है। पहले भी उसे कितना दर्द, तो पहले से दर्द शुरू हुआ था आगे चेंज करेगी तो डबल। वो सोच कर कुछ नहीं होगा, मैं बाहर ही हूँ। उस लड़की को अंदर तब उसका हाथ थाम कर कहता है नहीं प्लीज़। वो रांसी होती है। वो होंठ बेच कर रह जाए। वो दुश्मनी जान से क्या कहता है? उसका दर्द उसे कितना महसूस है। उसका ये जख्म बार बार दिए जाने वाले को जिंदा करके मारने का चाहते हुए रिलैक्स होकर निकल कर उसका हाथ थामता है। वो हाँ में से हिलाती है। उस लड़की की मौजूदगी का ख्याल भी नहीं। उसका माथा चूमता बाहर निकल जाता है। उसके अमल पर वो खिफ से सुर्ख पड़ जाती है। कुछ देर बाद वो बैंडेज चेंज करके चलती है और आरोश बैठी रो रही होती है। वो लड़की से टाइम कह के गई थी उसका जख्म खराब होने शायद ज़्यादा चलने फिरने और रात को बहुत इस्तेमाल करने से वो अंदर आकर पहले बदल कर आ जाते विश, मगर वो कोई रिस्पॉन्स दिए बिना रोती रहती है। मेरी जान उसके पास बैठता हाथ थामता बोसा देते हैं मगर उसे हाथ छोड़कर आंखों पर हाथ रख देते। वो उसकी यूं बच्चों वाली हरकत पर नचाते हुए मुस्कुराते। उसके लहजे की मोहब्बत का उसका और रोने का दिल कर रहा था। उसकी मोहब्बत सच में बेइंतहा हसीन थी। वो जब भी मोहब्बत से बात करते उसका दिल उछल कर हलक में आ जाता और इतनी तेज़ी से रखता जैसे अभी सारे बाढ़ तोड़कर बाहर निकल आए। कभी कभी उससे लगता कहीं वो उसकी तेज़ धड़कनों की आवाज़ें नसों से मोहब्बत कर बैठी थी और वो ये एतराफ़ नहीं कर पा रही थी। जानती थी उसे मोहब्बत चार शानचेत करने का मुकाम पर लाने वाली थी। प्रिंसेस, वो गंभीर आवाज़ में उसे पुकारता है। वह ठीक हूँ। वहाँ से पहुँचती उसके सीने से सर टिका देती है। उसके गिर्द बाजू हसार बांधता सर चूम लेते। मुझे भूख लगी है। आन उसे सर उठाकर देखकर ओके प्रिंसेस तुम यहीं बैठो। माथा चूमता उठ खड़ा होता है। मैं अकेली नहीं बैठना, मैं आऊँगी साथ। वो उसे घूर कर कहती है। उसके साथ किचन जाती है। छल पर बैठी उसे देखी जा रही थी जो फ्राइंग पैन में अब चिकन डाल रहा था। क्या ओमान में स्नोफॉल होती है? आन वो उसके पास पड़ा चॉकलेट जार उठाती पूछे। नहीं, वो मसरूफ़ अंदाज में जवाब देते हैं। और वो उदास होकर चेहरा झुका लेती है। उसे बचपन से स्नोफॉल देखने का शौक था। वो उसे देखकर उसके हाथ से जार लेता नीचे उतारते। ये लो, उसे काफ़ी कप देता है। खाना टेबल पर लगाते हैं। वो काफ़ी का मग टेबल पर रखती अपनी जगह बैठती है। वो उसके चेहरे पर उदासी देख चुका था। वो झुककर सर चूमता उसे खाने की तरफ मुतवज्जा करते। वो सुबह उठी तो शान नहीं था और उसकी जगह ही सो रही थी। वो अंगड़ाई के बाहर देखकर खड़ी होती। वॉशरूम की तरफ मुड़ती मगर लंबी पड़ती जल्दी से विंडो तक आती। सुनो, वो हाथ बाहर के जाकर खुशी से और आने से बड़बड़ाती OMG, मगर उसने कहा यहाँ नहीं होती। वो दोनों हाथ बाहर करके उसे अपने हाथ पर गिर कर महसूस करती है। वो ऐसी बगैर शाल के बाहर निकली। उसने रात को नमाज के बाद जो शर्ट पहनी वो ख़राब होने की वजह से उसने उसकी बटन वाली ब्लैक शर्ट के साथ ट्राउज़र पहना था। उसके कपड़े इतने बड़े थे कि उसकी शर्ट उसके कपड़ों के थोड़ा ऊपर आ रही थी। ट्राउज़र को भी नीचे से फोल्ड किया तो बाल उसने उठकर खोले थे जो पूरी कमर बाबशात की माने फैले थे। वो क्यूट बच्चे की तरह तो पहले ही लगते मगर स्नोफॉल को देखकर जो बच्चों जैसे उसके चेहरे पर खुश थे वो दो नज़रों में सुकून की लहर दौड़ रही थी। जलते दिल पर पानी की बूंद गिरी थी। उसके उदास चेहरे पर खुशियों के रंग देख वो बेकर
वो दबे कदमों बाहर आती। लिविंग एरिया की लास्ट वॉल पोर खोल कर बाहर निकलती है। वाह, वो बाहर नहीं आई थी, इसलिए आज बाहर का नज़ारा देख वो घूम कर यहाँ वहाँ देखने स्नोफॉल से इर्द गिर्द का मंजर नहायत खूबसूरत लग रहा था। एक तरफ बेंच पड़े थे और जाकर आगे एक लंबी कतार में गार्डन था। मुझे ये लगा ये छोटा सा कुछ जगह देख कर कह दी, क्योंकि अंदर रहने से यही मालूम होता था। बाहर आकर पता चला कितना बड़ा है। दूसरी तरफ गार्डन से जाकर एक लंबी कतार सीढ़ियों की थी, वो भी ऊपर चलती उसे नरमिस बाजू में उठाते हुए चलने की इजाज़त देकर गलती की है। प्रिंसेस वो सीढ़ी चढ़ता उसे मोहब्बत से देख कर कहता है रुक कहता है उसे यूँ खुद को देखने पर ब्लश कर जाती है। द ब्यूटीफुल सीन है, और उसका गाल चूम कर कहता है क्या। वो इसे सवालिया नज़र से देखती है। जब ये पिंकिश होते हैं, वो शिद्दत से दोबारा उसके गाल चूमता कहते हैं ओ मिस्टर गैंगस्टर। हाथ मेरा वो उसकी हरकतों पर घूर कर कहती है, पर मुस्कुरा देता है। तुम्हें पता है तुम्हारे ये गाल कितने खूबसूरत लगते हैं जब तुम ब्लश करती हो, ये बहुत पिंकिश हो जाती है और गर्दन भी स्वेस पिंकिश हो जाती है। मुझे वो मंज़र अपने दिल के करीब लगता है। वो आखिरी सीढ़ी पर आकर उसे उतारता है, मगर अपने सर से इज़हार नहीं करता। वो आज पहली बार यूँ मोहब्बत का इज़हार कर तुम्हें क्या हुआ है। वो उसके हैरान होकर पूछ बैठती तुमसे इश्क। जो कर उसकी गर्दन चूमता, उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ता है। वो जैसे ही पलटती है उसके मुंह से निकलता है, क्योंकि ऊपर शीशे की छत थी और पूरे हाल में सफ़ेद रेशमी पर्दे थे। आगे जाकर एक दरवाज़ा शीश जो बालकनी में खुलता था, हाल था इतना ही लॉन्ग था। वो सबसे ज़्यादा खुशी से थे वहाँ भी ऊपर की शीशे छत खुलने से वो अंदर आ रही थी, मगर साथ ही सफ़ेद फूल वो आगे आकर दोनों हाथ खोलती चेहरे ऊपर करती है। उसकी खुशी पर मुस्कुरा कर उसे देखता रहता है। तुमने कहा यहाँ स्नोफॉल नहीं होती। वो रुक कर उसकी इबादत तो करवाई जा सकती है अपने सुकून वजूद के लिए। वो उसकी आंखों में देखकर झुककर गंभीर आवाज़ में कहते हैं मीन्स ये सब तुमने करवाया हुआ। तुम पर प्रीति खुशी से पूछती है। वो उसके कहने पर सर हो काम खम कर देता है। थैंक यू सो मच। वो अचानक से उससे गले लगा लेती है, मगर अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती खिफ से सुर्ख पड़ती है और कुछ फासले पर हो जाती है। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे ज़िंदा रहने की बजाय वो उसके खुद के करीब करते हैं। उसके यूँ करीब करने पर नज़रें नीचे रखती है। उसे इसकी कुर्बत बुरी नहीं लगती थी, उसे शर्म आती थी। जैसे उसका गाल और गर्दन सुर्ख होने के चाहते थे। समवन इज़ ब्लशिंग। वो दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध कर मुस्कुरा कहते हैं समवन ट्राइंग टू बी रोमांटिक गैंगस्टर। वो चेहरा ऊपर करके कहती है एंड समवन गेट ब्लश्ड ऑन माई कमेंट। वो उसकी मुस्कुराती नज़म देकर कहता है क्यूट। बर के हाथों में फूल जमा करती है। वो उसे मुस्कुराती नज़र देख कहती है जस्ट लाइक यू। फूल की हथेली पर रखता उसके चेहरे पर फूंक मारता, फूल भी उसके चेहरे पर फूंक मार कर फेंकता है। वो उनकी नरमाहट और उसके फूंक मारने से आंखें बंद कर लेती। थैंक यू। वो उसे दोबारा कहने पर उसके होंठों पर उंगली रख देता है और जैकेट उतार कर उसे पहना देता है। वो खिफ से सुर्ख पड़ती है। क्या वो कब से बगैर दुपट्टे के उसके सामने खड़ी थी। वो तो अपने घर में कमरे से बाहर भी निकलती, सोते वक्त भी दुपट्टा होता था। शायद उसकी नज़र जिनमें हमेशा उसके लिए उसे इज़्ज़त नज़र आई थी। वाई यू कॉल मी प्रिंसेस ऑल द टाइम। पर्दे छूते कहती है सो डू आई कॉल यू सेनोरिटा। वो हंसकर कहते हैं। वो उसके कहने पर उसके बाजू पर मुक्का बनाकर मुँह घुसोड़ लेती है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ व्हेन यू। आगे उसे होंठों पर उंगली रखकर उसकी उंगली पकड़ लेता है। उसकी आंखों में शरारत थी। वो पहली बार उसे यूँ देख रही थी जैसे इसमें कोई खोया उसमें वापस लौट आया था। वो और हसीन लग रहा था। मुस्कुरा तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वो पीछे भाग जाती है। इज़ दिस अ चैलेंज। आई जाकर पूछता है यस सर। वो गैंगस्टर वो पर्दे को चेहरे से हटाती है, उसे चैलेंज करती है। वो उसके पास ही भाग जाता है, मगर दूसरी तरफ भाग जाती है। यूँ एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अब खुद पर से फूलों की पत्तियाँ महसूस कर रहे थे। स्नोफॉल यहाँ रुकी थी, बाहर हर जगह हो रही थी। उस पास सारा हाल ही शीशे का था, बाहर का सब कुछ नजर आता। वो हाल क्या एक पर्दे के पीछे ही छुप जाती है। उसे फ़ौरन से घेरे में ले लेता है। हम कैसे पकड़ा। वो तो इतना दूर था। उसे लगा तो इतनी जल्दी कैसे। अपने वजूद की पहचान है उसकी खुशबू मेरी सांसों में रची। वो उसे पीछे से सार में लिए हुए थे। उसकी कमर उसके सीने से लगी थी। वो थोड़ी उस कंधे पर रख के उसे मोहब्बत से कहता है यू आर सो स्ट्रेंज। वो इस सार से निकल कर कहती है तो खोजो मुझे और समझो। उसकी आंखों में झांक है तो वो आंखें बंद कर लेती है। उसकी अक्सर करती निगाहें कहीं उसके अंदर तक न झांक लें। इस डर से आज उसकी इस मोहब्बत पर वह एतराफ़ कर चुकी थी। उसे मोहब्बत करती मगर शख्स सामने उसमें हिम्मत नहीं। उसकी आंखें चूमता उसे नीचे लाता है। वो चेंज करके बाहर आती। शॉर्ट फ्रॉक के साथ तंग ट्राउज़र था। वो विश चलो हमने आज निकलने मंदरा देख कर कहते कि हम वापस जा रहे हैं। वो उसे देख कर दस कि हम प्लीज़ फास्ट विश। वो उसे एक नज़र देख कर कहता अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें उठाने लगता है। वो जा उठा करती साथ में कंधों पर शाल ले रही थी। कुछ ही देर में वो लोग निकल जाते। वो जानते तो उदास से मगर उसका बहुत सा काम पेंडिंग था। वो रास्ते में सो चुकी थी। उन्हें घर आते आते आधी रात हो चुकी थी। वो उसे बाजू में उठाता अंदर लाता है। क्या हम पहुंच गए। वो भी सीढ़ी चढ़ जब वो नींद भरी आंखों खोल कर पूछती यस प्रिंसेस। वो उसका माथा प्यार से छूता आगे बढ़ता है। वो नींद में थी। उसके दोबारा सो जाती है। वो शक बाद निकले थे और अब तहज्जुद भी गुजर चुकी थी। वो उसे सलाकर उसके शूज़ उतारता उसे पूरा कम्फर्टर उड़ा देते और ख़ुद भी चेंज करके फ्रेश होकर आता। उसको आसार में लेता सो जाता है। सुबह की किरण उसके चेहरे पर पड़ती है जिसकी वजह से
इसमें आकर आंखें थोड़ी सी खोल कर टाइम देती है। अभी सुबह 7:30 और वो सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था। वो ब्लैक सूट पहने बिल्कुल तैयार हो, मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत और उस पर गजब काला रंग। तुम इतनी सुबह जाती हो, मुश्किल सांग तो उठ बैठती है। हम आज जल्दी रहा हूँ, तुम सो जाओ। उसके बाद कंफर्टर के लिफाफे लटाया। तुम मुझे नमाज के वक्त उठा देना प्लीज़। वो तकिए को सर के नीचे कर ठीक करती उसे कहती है ओके, मैं कॉल कर दूंगा, बाय माय डॉल। वो झुककर उसका सर चूमता निकल जाती। नींद में थी इसलिए जल्दी दोबारा सो जाती है। वो ऑफिस में बैठता हुआ, एक शानदार बिल्डिंग थी, उसके ऑफिस का फर्नीचर भी ब्लैक कलर में था। वो मसरूफ़ से बैठा लैपटॉप पर कुछ टाइप कर, जब कोई आंधी तूफान बंदा अंदर दाखिल होता कि मिनी आहान की शादी हो रही है और मुझे बताया अपनी विशा मुखार नजर देखकर बोलते ईगल के इत्मीनान में कोई कमी नहीं आती। वो ऐसे बैठ रहता है जैसे उसे नहीं किसी और से बात भी। अब वो अपनी शादी पे याद है कैसे बुलाए थे और वह बेइज्जत भी खुलेआम किया था। एक नंबर का कमीना है। तो वो उसका लैपटॉप बंद करता अपने पास निकाल, जब जाना होगा आ जाना। वैसे जाओ, जैसे हमने खड़े इंसान पर एहसान क्या मतलब। मेरे भाई की शादी 40 कमीने से ही उम्मीद थी, जो तोड़ दी तो उससे तो कोई उम्मीद नहीं। ठीक कहता है मूसा, तू शादी के बाद पराया हो गया, सिर्फ अपनी बेबी को संभालता है, आइंदा बात न करना। वो जाकर सामने बैठ जाता है, मुंह हनूस बना होता है। ईगल वो जाकर उसे देखता है, जब बात नहीं करनी तो बैठक क्यों जा। ईगल उसे बाहर का रास्ता दिखाता है, मेरे यार का ऑफिस है, मैं कंधे जाकर जवाब भी करवाएगा। तो ईगल झुककर मुस्कुरा देता है, वाह रे उसने तो जैसना सिखा दिया। वो मुस्कुरा के देख बिल्कुल उसे याद होने पर उसके सामने उसका चेहरा लहराता है। उसे याद करके उसके चेहरे पर फरेब मुस्कुराहट आती है। मेरे यार हमेशा खुश रहे, बस यूँ मुस्कुराते देख के दिल से कहते हैं उसकी बात। वो मुस्कुरा कर उसे देखते हैं। अब भी अगर वहाँ से बेइज्जती करनी है तो मैं ही आऊँगा, अपने बीवी बच्चों को नहीं लाऊंगा। वो दोबारा मुँह बना नहीं भाभी को वो चुकलाना, हमारे जाने से पहले तुमने निकल जाना है, बल्कि माँ पापा पहले जाएंगे तो तुमने साथ जाना है। वो उससे अपना प्लान क्या बताता है, क्या वो वापस आएगी ईगल उसकी वापस उसके बाद सल्टेड, क्या ये सवाल है। कुछ जज्बा खामोशी इख्तियार लेते हैं। चल मैं चलता हूँ। वैसे वो ठीक है। वो मुसाफा करने के लिए खड़ा होता है। ईगल भी खड़ा होकर उसे गले लगाता है। ठीक है, वो मुस्कुरा कर उसे जवाब देता है, चलो अच्छी बात, मैं निकलता हूँ, नहीं तो मुझे याद करके अम्मी से चिपक जाएंगे। वो उसकी बात पर मुस्कुरा कर उसे आगे धक्का दे, अबे तू लोग कहे भी मुझ मासूम पर जुल्म करना, और हाँ मैं आज रात खाने के लिए तेरे घर टपक रहा हूँ, खाना तैयार रखना। वो कहकर निकल जाता है। वो जानता था वो कह कर गया है तो लाजमी आएगा, उसे अरोश को बताना ही नहीं पड़ेगा। वो खुद देखकर सब जान जाएगी। अरोश को सोच कर वो वक्त देखता है जहाँ 2 बज रहे तो यकीन वो उस वक्त नमाज़ पढ़ती। वो अपना फ़ोन उठाकर निकल कर बालकनी में आ जाता है। वो अभी तक सो, जब उसको मोबाइल रिंग करता है वो मुँह बनाकर मुँह पर तक के रख लेती है, मगर वो बंद नहीं होता। तो लठ अंदाज में मसला क्या है, फ़ोन एक दफ़ा पर कोई नहीं उठा रहा, इसका मतलब है वो उठाना नहीं चाह रहा या मसरूफ़ है, और मैं हद से ज़्यादा मसरूफ़ है। एक सोए बंदे को उठाकर क्यों एक गुनाह कर दिया। ज़रा शर्म नहीं आती, किसी बच्ची की नींद ख़राब करती। मेरी ने ख्वाबों की बद्दुआ लग गई। तो आइंदा इस टाइम एक जेन्युइन इंसान फ़ोन किया तो मैं तुम्हारा नंबर तो जो भी हो ईगल को दे दूँगी। उसके बाद अपना आशा देखना। आई समय आप फ़ोन रखो, बंदा मसरूफ़ है, तंग करने निकल आते हैं। इसकी तो हट गई थी, जो फ़ोन उठाती उसकी ट्रेन छूट गई थी। वो बोलने वहाँ ईगल खड़ा उसे खामोश सुनता वो फ़ोन रखने लगती है। विश जब उसकी गंभीर आवाज़ अपने कान में नींद फ़ौरन से छूट जाती, वो फ़ौरन उठकर बैठती, नंबर देखती। उसने उसी नाम से उसका नंबर सेव किया। हाय, मैंने इसे इतना सब सुना दिया, अब तो गई तू अरोश। वो सर पर चप्पल लगाए फ़ोन कहाँ से जी वो मनमनाई थी। उसकी हल्की आवाज़ पर मुस्कुराहट उठता है, तुम्हारी नमाज का टाइम हो गया, प्रिंसेस नहीं अल्लाह कि वो उसका जुमला ठीक करती है। वो खामोश रहता है, खैर थैंक यू और बाय, और हाँ सॉरी इतनी पटर पटर सुननी पड़ी। वो फिर से जल्दी बोलती, फ़ोन बंद करती। वो कब से रुका हुआ कहकर लगा देता है। वो नमाज के बाद तैयार होती बाहर आती है। वो सारे आज एक साथ लिविंग एरिया में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। वो आवाज़ सबको सलाम करती है। डोर वो सारे इकट्ठे जवाब जबरान उसे देख कहता है, तो कैसी हो। मीसा से अपने पास बैठ, मैं ठीक हूँ मुस्कुरा जब मगर अली हंसी रोकती है क्योंकि मुँह सरहान से इससे सख्त को क्या वो मुश्किल से क्या जब्त करते, पीछे दिमाग ख़राब हुआ है हमारा। मुँह से चढ़ गया तो बेचारा इतना खाली रहता है, यही होना था। वो क्या कर मीसा के साथ हंस देती है, तुम में एक सहेली टाइप बहन बनने के पूरे फ़वायद हैं। और आंखें सिकड़ कहते हैं, आखिर जवाब ही कार्रवाई भी तो करनी थी। नाराज़ क्यों है तुम्हें हमारी याद आई। चुड़ैल नहीं, बिल्कुल नहीं। और कहते नाराज़ क्यों है, तुम एक बेवफा बहन हो। मूसा की दुआएं ख़त्म ही नहीं हो रही थी, आप भी नाराज़ हो। वो मुँह बनकर आंखें पटपटा कर कहते हैं, हाँ उसके यूँ भी मिसाल लाते, बिल्कुल नहीं, हम अपनी रोल से नाराज़ नहीं है। मुस्कुरा कर जवाब देता है, सुने आप इसलिए तो नाराज़ नहीं कि आप पर अपनी चॉकलेट माफ़ कर दूँगी तो भूल है। वो हाथ जला के दे, उसकी बात में मसनू गुस्से में ज़ुबरता है, अपनी जेंस लॉजिस के साथ हमें छोड़ कर गई थी। वो ठेंगा दिखा देते हैं, माँ आने ही आई। मम्मी से सवाल के जिस पर वो नफीस ला देती है। शाम के वक्त वो पुल साइड पर खड़ी थी। वो सब किसी न किसी काम से कहीं गई होती। आसमान पर बादल पहले हुई, तभी उस पर बारिश की एक बूंद गिरती है। वो खुश होकर चेहरे पर अगली बूंद उसके गाल पर गिरती है। अभी अंदर दाखिल हुआ था, वो किचन की तरफ जा रहा था, मगर उसे आंचल पुल साइड की तरफ देख कर वहीं मुड़ जाता है। वो दरवाजे के पास ही खड़ा होता है। बारिश तेज़ी इख्तियार कर चुकी थी और वो हल्के हल्के गोल चक्कर लेती मज़े से इंजॉय कर रही थी। वो खुद पर किसी की नज़रों की
तपिश महसूस करती रुक जाती और दुपट्टा सही से फैलाकर पीछे मुड़ती। जहाँ वो खड़ा उसे दिलचस्प नज़रों से देख रहा था, मगर उसके मुड़ने पर वो उसे कम है और वो वहीं से उसे आवाज़ दी, थोड़ी देर प्लीज़। उसे कभी भी कोई बारिश में भीगने नहीं देता था, हमेशा अम्मी से डांट पड़ जाए, आज यहाँ वो डांट इसलिए मेरे उसे एंजॉय करने थे। आरोश बारिश सर्दी है जहाँ जिससे उस बारिश इतनी बड़ी लगती थी कि एक नज़र देखना पसंद कि इसके लिए बारिश में बाहर आ जाते हैं। नहीं है प्लीज़, वो उसे अपने हाथ पकड़ने पर ज़िद होती है। आरोश मुझे सख्ती नहीं करनी, चलो। वो उसके हाथ दूसरा हाथ भी थाम देखो प्लीज़, मेरा बहुत दिल कर रहा है। वो हाथ छुड़ाने के चक्कर में पीछे हो जाती है, उसके पीछे होती है, वो भी उस करीब हो जाता है। बारिश तेज़ हो रही है, बारिश को शिद्दत है यार। देखो अपनी जैकेट उतार के पहना दे, मगर वो वापस उतार कर उसे देती, तुम जाओ मैं आ रही हूँ। वो उसकी गिरफ्त एक हाथ पर हल्की पड़ती देख पीछे की तरफ भागती, मगर पीछे पूल था, वो 2 कदम ही ले पाती है। जब वो उसे अपनी तरफ खींचता है और डिसबैलेंस होता है, उसके साथ ही पूल में गिर जाता है। उसे हाथ मारने लगती क्योंकि उसे तो पानी से खौफ आता है। वो ऊपर से इतना पानी, वो खुद को डूबती है, अपनी मौत खुद के करीब महसूस करने लगे। उसके पास आता है, एक बाजू कमरा दूसरे हाथ से गर्दन के पकड़ के चेहरे ऊपर करते हैं। वो बेचारा अपनी पानी से बाहर देख कर गहरा सांस लेती है, अपनी दोनों बाजू उस गर्दन में डाल देती है। वो गहरे गहरे सांस लेती है, सांस बहाल करती है, उसकी गर्दन मुँह छुपा लेती है। वो उसे बाजू में उठाता बाहर निकल जाता है। वहाँ से अपनी मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलकर अंदर आता, उसे वहाँ अपने दूसरे रूम में ले जाते हुए। खाली सा ही कमरा था, ज़्यादा सा बेंचिंग बैग था और एक काउच एक साइड पर पड़ा था। सामने दीवार में नस्ल की लंबाई, वहाँ एक बेड भी पड़ा। काउच पर उठाते है, वो डरी सी उसके अंदर ही छुपी थी। वो जानता वो पानी से विश लुक एट मी, वो उसका चेहरा हाथों में था। खरप करते वो खांसने लग जाती है, उसकी कमर रब करता, उसके लिए अपने कपड़े लाते और उसे खड़ा करता वॉशरूम लगता है। वो सांस खींच कर कपड़े देती है, अंदर घुस जाती है। वो चेंज करके बाहर आती है, ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक साथ शर्ट पहने। वो कांप रही थी, वो शाल उठाकर उसे पूरा ढांप देता है। उसे अपने जख्म में भी दर्द हो रहा था। वो उसे वापस बाजू में पड़ता, कमरे की तरफ बढ़ता है। वो उसे बेड पर उठाकर उसे लगाता है, उसके हाथ पर खून लगता है, उसकी पीठ से लाल जिसकी वजह से उसका हाथ पर खून गया था, उसका खून नीचे था। वो उसे खुद से लगाया। इंटरकॉम से मेड को मीसा को भेजने कहते हैं। मीसा नॉक करके अंदर आती वो जैसे मैंने से कहा, वो ऊपर भागे थे, वो फिर भी दूर नहीं होती। पानी का खौफ गिरे होता है। विश्व उसका चेहरा उठाकर हाथों में पड़ता है, वो सर्दी से कांपती है। वो उसे खुद से नरमी से दूर करता बाहर निकल जाता है। मीसा उसे प्यार से बहलाकर उसकी ड्रेसिंग करते उसे चेंज करने कहती है, क्योंकि उसके बाल दोबारा कपड़े गीले कर चुके थे। सर्दी भी बारिश की वजह से ज़्यादा हो रही थी। वो ड्रेस चेंज करके आती है, तुम्हें से जांच निशान कब मौजूद हो। उसके बाद उसे उसकी जैकेट निकाल कर पहनाते हैं। वो भी हाथ मसल रही थी। वो उसे लाकर बेड पर बिठाता, कम्फर्टर उसे पूरा ढांप देते हैं। वो बेड पर बैठी अब भी हाथ मसल रही थी। वो टॉवल लाकर उसके गीले बाल जिन्हें जोड़ी की शक्ल दी गई थी उन्हें खोलकर चुप सुखाने लगता है। उसे काफ़ी नज़दीक बैठ सकती से उसके गाल और नाक लाल हो गई थी, होंठ भी काँप रहे जिन्हें वो बार बार दांतों तले दबाए। उसके बाद का ब्रश लाता है, उसके बालों को सजा कर चोटी बनाकर उसे जाप देता है। उसे जाप इतने सर पर अच्छी तरह कर लेती है। वो पास से बैठ कर पेट बेड क्राउन से लगाता, उसे खुद में भेज देते हैं। आई एम सॉरी, वो हल्की आवाज़ में ना कहती क्योंकि उसकी घर ही तो उसमें गिरी थी। उस बेचारे जब वो भी गिरते उसके बाद में आज डर महसूस करता, उसको गिरफ्तार करता है। सो जो विश मैं यहीं हूँ। उसके ऊपर कंफर्टर ठीक करता नरमी से कहता है। वो उसके लहजे में नरमी देख सुकून सांस लेती है और आंखें मोल लेती है। हर तरफ बांधता जाए। अभी उसे सोए 10 मिनट ही हुए थे जब वो अपने हाथों खून उसके हाथों के हथेली में ज़ोर से चुभने लगती है। यकीन वो कोई ख्वाब देखती है। हर लम्हा उसका हाथ ज़ोर से दबा रही थी, मगर वो उठ नहीं रही थी। उस कहते हैं, मगर उस चेहरे पर आता पसीना उसके खौफ का गवाह था। हर तरफ अंधेरा छाया तो जाने उस पानी की आवाज़ आती, मगर नज़म से देवता मंजर बदला था। सामने समंदर था, उसमें डूब रहे थे, हाथ पाँव मारते, मगर वैसे अब दोबारा मंजर बदला था। पानी बहुत नीचे था, ऊपर कहीं खड़ी थी, एक पाँव ज़मीन पर एक हवा में था। अचानक उसे झटका लगा, वो समंदर के ऐसे आस पानी में गिर जाता, तभी उसकी दुआ बंद खुल जाती है। अचानक से अपनी आंखें खोल देती, उसके जिस्म झटका खाता है और सर्दी में भी उसके माथे पसीना आ जाता है। विश हर तरह से नोट कर रहा था उसको, वो उसके दोनों बाजू पकड़ लेता है। वो उसको पकड़ते हैं, आंखें बंद खुद को नॉर्मल करते हैं और लंबी सांस खींच कर जो जानता था वो बहुत मजबूत है, कभी भी किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ती। हम फाइन चेहरे पर दोनों हाथ फेर कर उसे कहती, परफेक्ट, चलो रेडी होकर नीचे और डिनर के लिए बन वो ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक और वाइट ट्राउजर पहने पर रहती, पाँव में सैंडल पहन कर वो मिरर के सामने आती है। खोकर ने ब्रश करती, जूड़ा बांध कर सर पर ब्लैक हिजाब करती, कंधों पर फ्रॉक के साथ मैच शाल बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ी आराम से उतरती, नीचे आकर रुकती है। सामने लिविंग एरिया में सोफ़े पर जिब्रान खान मुँह से बरस, दूसरे सोफ़े पर कोई और था, एक शख्स और उसके साथ एक औरत थी, एक बच्चा मीसा के साथ थी। दूसरा मुसक्को में दोनों अनजान लोगों की भीड़ थी। उसकी तरफ शान जहाँ मौजूद नहीं था। अरे डोला आओ, इनसे मिलो। आहन खड़ा होता है, सुबह लंबी सांस खींच कर दिशा भी शान भी वहाँ आता, उसके बराबर खड़ा था। वो शख्स जो बैठ खड़ा होकर कोट सही करता है, उसकी तरफ मुड़ता है। 2 पल के लिए आंखें खुल जाती है, ज़बान कुछ भी नहीं कह सकती। कैसे बचे? वो शख्स उसके पास शफ़क़त से सर पर हाथ रखता है, कहता आप। वो हैरान से उस दया जी ये भी एक जिन है। मूसा उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहता है, मगर वो उसके
तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, वो कंफ्यूज है। मूसा आरोश रिलैक्स, मैं तुम्हें बताती हूँ। मीसा उसके पास आकर मूसा उजाड़ती है, ये इंस्पेक्टर शेर याद है ना, ये भी हमारा पार्ट है। मीसा उसे देखकर तारुफ करवाती है। इट्स मीन्स वो वापस से सब झूठ, उसे ये बुरा लगा, इसके पागल बनाया, फैमिली को बनाया जा रहा था। नहीं बच्चे, कोई झूठ नहीं था, पहले मैं भी नहीं जानता कि ये है। जब वहाँ से देखा और उसने ही मुझे वहाँ भेजा तब समझ आया। फिक्र नहीं करो, तुम्हारे घर वालों के साथ कोई गेम नहीं खेली, तुम्हारे बाबू को सब बता दिए थे। इस दिन वो आराम से चले गए तो तफसील से उसकी गलत फहमी दूर करते। उस दिन का सब उसका दिमाग वहाँ जाकर उस पर डिस्कशन हो। बच्चे अभी तुम माइंड फ्रेश करो। मुस्कुरा कहते अपनी वाइफ को उठने का इशारा करते, जिन्हें तंग किए खड़ी थी। मीट माई लवली वाइफ मीशा। वो मीशा को वापस देखकर तारुफ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वैरत को अंदर बुलाती है, जिस पर वो भी मुस्कुरा कर उसे जवाब देती है। और ये मेरी धड़कनें हैं दोनों, सैर और हूर। वो अपनी एक 5 साल बेटी और सैर और 1 साल बेटी हूर को देखकर कहते हैं, वो उनकी बात पर मुस्कुरा देती है। अब मुझे लगता है इस जुड़ो गुलाम को जूतियों से मारे कि हाय रे, मेरी निक्के निक्के अरमानों पर पन फिर दिया। बेवफा बहन ने मुझसे जिसकी ज़बान पर खुजली होती है वो आन के कहा ज़ुबान पर ब्रेक लगती है, क्योंकि ईगल सामने उसके कंधे पर बाजू रखता से खतरनाक गुरी सी नवाजता है। यार आरोज, बच्चों को चॉकलेट दो, मैं ये कह रहा। वो फ़ौरन अपनी बोलती ज़ुबान का रुख बदलते उसके पर और को उठा चुमटी से ईगल के अब उसके कंधे पर मजबूत होते हुए सर का हाथ पकड़ किचन की तरफ बढ़ती मक जाती हुई ईगल को घूरती से नवाजा नहीं बोलती। ईगल मीटिंग रूम में शहीद कहकर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ाता है। साथ में हान मूसा है, सब उसके साथ बढ़ जाते। वो जानते थे कोई सीरियस डिस्कशन होगी, तभी वो शान को ईगल कहता था। ईगल सरबराही कुर्सी पर बैठा था, एक तरफ जिब्रान शरीर, एक तरफ मूसा और हान बैठते। हमें भी निकलना है ईगल, इसलिए मीशा और बच्चों को यहाँ लाया हूँ। मीशा यही रहेगी, शेर खड़ा होकर कहते तो वो डील आज कर रहे थे तो कॉल चेयर बाहर रख तो पूछते हाँ, काफ़ी चालाक समझते हैं खुद को। आज ही एक बार में मीटिंग रखी है वहाँ पर, जिस वक्त सब मसरूफ तभी वो अपना काम कर तो मैं निकल जाएंगे। तो अभी निकलते हैं। जिब्रान खड़ा होता है, जेब में हाथ डालकर कहता है हाँ निकलते हैं। शेर अपनी गन निकाल कर चेक करता है, जवाब देते ईगल खड़ा होता है, एक पेंटिंग उतार कर रखता और डाल कर खोलता है, मतलब वो चीज़ें निकालता है। मास्क पहने कर वहीं से सीक्रेट दरवाजे से निकल जाए। तो क्या खाना है आपने? आरुष ने उर्फ को गोद में उठाया हुआ था। 5 साल सैर कुर्सी पर बैठी थी, वो जोकर थी। सैर से पूछती है चॉकलेट। वो प्यारा सा एक्सप्रेशन देकर उसे कहती है कि इस मासूम अदा पर उसके गाल चट चूमती खड़ी हो जाती। तभी मीसा और मिशा अंदर दाखिल होती हैं। तो क्या खाना है? मैं आज कुकिंग करूँगी। मिशा बाजू फोल्ड करती है, उनसे कहती है वो नेचर वाइज एक प्यार करने वाली लड़की है, तुम कुछ नहीं बनाओ, पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। मीसा आसान हाल निकालती है, बल्कि नहीं पिज़्ज़ा क्यों, बाहर जाकर कुछ खाते हैं। मीशा मज़े से कहती है। और आरोश भी बोर हो गई होगी यहाँ रहकर, क्यों ना गर्ल्स डे आउट। मीशा उसे देखकर शरारती अंदाज में कहती है मुझे नहीं जाना है। देगा वो मुंह फुला के कहती है। वो सैर को चॉकलेट्स देती है। अरे नहीं कुछ कहता वो, मैं हम चलते हैं। मीशा मज़े से कहती है ओके चलें। वो कंधे जाकर जवाब दे। कुछ देर बाद तीनों सैर और हुर के साथ कार में बैठती निकल जाती हूँ। सब लहदा खड़े थे, उन्हीं के आदमी उनकी मौजूदगी के बारे में बताना था। मूसा और हान सोफे पर बैठे पैर फ़ोन में लगे थे, मगर तेज़ नज़र हर जगह थी। जिब्रान खड़ा एक साइड डांस फ्लोर पर देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर अंदर उठता गुस्सा उस सब का गवा था। उसे ये सब कितना ज़हर लग रहा है। शहीद काउंटर के साथ खड़ा था और थोड़ी दूर ईगल बैठा था, आंखें इस कदर लाल थी जैसे में से खून उतर आया था। जब भेजे हुए थे तभी एक सॉन्ग प्ले होता है जिस पर सब कपल्स डांस करने लगते हैं। इस वक्त उन सब के कान में लगी आलिम उनकी अदनी उनकी मौजूदगी का बताता है। अगली पल उन्हें वो एक सोफे पर बैठे नजर आते हैं। वो बाहर वो ड्रिंक्स करते बातचीत कर रहे थे। उन पर एक लाल लाइट थोड़ी देर बाद पड़ रही थी। वो जाम का एक अंधेरी जगह बैठे थे। तब ईशान के एक लफ्ज़ पर वो पूरी जगह अंधेरे में डूब जाती है। 5 मिनट बाद सारी लाइट्स ऑन होती हैं और वो लोग गायब थे। सर उन्हें हमने वहाँ पहुँचा दिया। एक आदमी ईशान के पास से आकर जूस का गिलास उठाता कहता है वो सारे एक एक करके बगैर किसी के नज़रों में आए निकल जाते हैं। वो टार्चर सेल में आता है, उन्हें वहाँ रखा गया था जहाँ उन्होंने हर तरह का टार्चर किया जाता था। वो इंतहाई ख़तरनाक सेल था। ईगल अंदर आकर जेबों में हाथ डालकर इत्मीनान से खड़ा होता है। वो ज़ख्मों से ढाल ज़मीन पर अड़े थे। तभी 3 आदमी दर से पड़े करा रहे थे, वहाँ से ईगल आया था। वो उनके सामने आता अपने को घुमाता है। ईगल उनमें से एक शख्स उसका चाकू देख कर डर से कांपते उससे पहचान कहता है और तो तुम हो ईगल। एक शख्स शायद अपनी मौत से अनजान था, इस ताई से हंसकर कहता है खामोश हो। 30 आदमी उसका बाजू पकड़ कर होता है। मुझे शायद शौक था पहले मरने के, इसलिए बकवास कर ईगल की डेथ बुक में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवा लेता है। क्यों चुप करूं? जैसे इसका बाप मरा वैसे ही इसे मारूंगा। इसकी बीवी पर तो काम नहीं कर पाया, सुना उसने शादी कर ली है, वो तो जहर खा कर मर गई और वो गिटर बॉस निकल कर भाग गया जिसको इसने मार दिया। एक मुझे कुछ नहीं कर सकता है। अभी वो अपनी ज़बान से और तजाब बता ईगल का चाकू उसकी शहरा रख देता है। वो ज़मीन पर ठहर जाता है। खून पानी की तरह उबल उबल कर बहना शुरू हो जाता है और वो दर्द से करारा होता है। ईगल एक पर बैठकर उसका मुंह खोलता है, उसकी ज़बान काट कर दूर फेंक देता है। अभी उसकी रूह निकली थी। वो
की आवाज़ें दाढ़ में निकालने लगते मगर उन्हें नहीं, अभी भी उसकी मौत नहीं आई थी। ईगल उस चाकू से उसका सीना चीर देता है। उसकी ये हालत देखकर वो दोनों थर-थर काँपने शुरू कर देते हैं, मगर अभी भी उन्होंने मर्जन देखकर ईगल उसका सीना पूरा चीर कर उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो तो उसके सीने पर चाकू मारने से ही मर चुका था। ईगल की आंखें इस कदर से भागती, वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। ईगल वो खून का लोथड़ा किसी छूत की तरह दूर फेंक देता है और बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों अब शहर के हवाले थे। ईगल वहाँ अपना चाकू तो साफ करके चेंज करता घर के निकल जाता है। उसके अंदर एक था। आरोश, मीशा और मीशा मज़े से बाहर डिनर करते वापस आ चुके थे। साथ ही मूसा आहान बैठे थे और शहीर और जिब्रान किचन से निकल रहे थे। वो आकर तीनों सोफे पर बैठ जाती हैं। आ गया आवारागर्दी करके मूसा मीसा को पल्लू मारता कहते हैं हाँ तुम्हारी मर्जी। वो भी एक अदा से जवाब देती। जिब्रान के हाथ से कॉफ़ी ले लेती है। जो सामने आकर बैठा तो अपनी खाली हाथ देकर उसे घुटने में घुकन जाग देती है। चलो हम निकलते हैं यार। शहीर खड़ा होकर कहते हैं मीशा कुटने का कहते हैं हम। ओके। मीशा भी खड़ी हो जाती है। आप प्लीज़ जल्दी आना। अरोश मीसा से कहकर हूर और सैर को प्यार करती जो उसे इतनी जल्दी मिल गई थी। मीशा और उसकी भी कुछ वक्त में बहुत अच्छी बन गई थी। बिल्कुल ज़रूर हम आएंगे और फिर से मज़े करने जाएंगे। अब मीसा और अरोश हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे। वो हूर को उठाती उन्हें अपना प्लान बताती है। डन है यार। मीसा उसे गले मिलती कहती है हाँ हाँ डन। आरोश भी गले मिलकर हंसकर कहती है। कुछ देर बाद वो लोग निकल जाते हैं। ओए बेवफा लोगों को कोई कुछ खिला ही दो। मूसा मिस्किन शक्ल बना के कहते हैं मैं लगाती हूँ। ईगल भी अंदर दाखिल होता है। वो उसे नज़रदार करती मूसा को कहकर किचन में चली जाती है। उसने खाना ज़्यादा नहीं खाया था भाई, उसे अभी भूख लगी थी मगर वो उससे सख्त नाराज़ थी। कहना लग गया है आ जाओ। आरोश खाना खा कर कहती है मगर वहाँ शान मौजूद नहीं था। हाँ चलो। जिब्रान और आहान आगे बढ़ जाते। मीसा खा कर आई थी इसलिए कमरे में चली जाती है। मूसा गुजरता है जब आरोश उसे रोकती है। आहान कहाँ है? उसकी बात और नज़रें घुमाते हैं। मूसा वो सख्ती से कहती है यार वो इस वक्त ईगल रूप में और अपने घर के बेसमेंट जहाँ तक कोई सीरियस मसला ना हो कोई नहीं जा तुम नहीं जाना। मगर सामने रिश्ते सामने करने पर भी उफ ये लड़की। मूसा बरबराता आगे बढ़ता है। रोज घर में दाखिल होती है। घर में गोपन दे रहा था। वो स्विच बोर्ड पर हाथ रखती सारी लाइट्स ऑन कर देती है। उसे पता था कि बेसमेंट कहाँ है। वो किचन की तरफ नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ उतरती है। नीचे आखिरी सीढ़ी पर रुककर वो सामने दरवाजे को देखती है। वो खुद को कंपोज कर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होती है। अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। वो वहाँ सामने दरमियान में एक पंचिंग बैग था और उसकी लेफ्ट साइड पे एक टेबल और चेयर। बाकी वहाँ पर अलमारी और सोफ़ा कम बेड मौजूद था। वो ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक बुनियान में बगैर ग्लव्स पिंचिंग बैग पर अपना अमल सर अंजाम दे रहा था। अगले ही पल वो खुद पर बड़ी पानी की बोतल उठाकर अपने ऊपर अंडेल देता। वो शीशा को जो नीचे पानी की बोतल उठाने झुका था उसके हाथ को जख्म देखो गुस्से में आगे बढ़ती क्या तुम पागल हो? उसका हाथ कहती है वो सर नजर से और फिर अपनी मुट्ठी बने हाथ को उसके हाथ में देकर झटके से अपना हाथ छुड़ाते और हाथों से बाल सही करते चेयर पर बैठते। सामने एक छुरी उठाकर हाथ से हम टेबल रखते हैं। इसे एक करके तेरे अफसार गुजारते वो ठंडी सांस खाने को तो जाकर सामने टेबल पर बैठ जाती है। उसके बैठते शहादत ने छुटका को रोक देता है। उसको चाकू ला थोड़ा खिसका के पीछे करती उसका हाथ हटाकर वहाँ अपना हाथ रखती है। यू वांट टू प्ले? उसके हाथ छुरी पर उल्टी करके फेरता कहते हैं ये वो मज़े से जवाब देती है। वो छुरी ठाकते से उसके हाथ से गुजारने लगते हैं। एक जगह हल्की से वो टच करती है और वो करा कर रह जाती है। छुरी फेंक कर उसे अपने ऊपर गिरा देते उसका हाथ थाम कर अपने और सुखा के आँखें बंद क्या हुआ है? वो उसके बालों में हाथ चलाती नरमी से पूछती है। वह बेशक से वो लाज भरी बात है उसे देनी पड़ती है। उसे वहाँ से उठा के आई एम फाइन चलो उठो। वो उसे खड़ा करता खुद भी उठ जाते हैं। वो इस वक्त इतना मुनासिब नहीं समझती थी इसलिए उसके साथ निकल जाती है। पाकिस्तान अरोश के वालिद उसकी वालदा महविश के वालिदैन के साथ बैठे थे। वो उन्हें एक साथ वापस आराम से आ जाने का बहाना बना चुके थे। वो उनको पुलिस वाले के साथ होना नहीं बताना चाहते थे। इसने मना भी किया था। सही किया। एक मौका देकर हो सकता है जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ना। महविश के वालिद उनसे कहते हैं हाँ मुझे यही मुनासिब लगा भाई साहब हो सकता है बेहतरी सी में है। हाँ बस अल्लाह हमारी बच्ची को अपने ज़मान रखे। वो सब इन की बात पर दिल से आमीन कहते। महविश के अबू बहुत मोहब्बत करते। महविश की तरह बेटी थी वो दिल से उसके लिए दुआ गो। तो चलें जी चाय तैयार है। महविश चाय के कप्स जो ट्रे में रखे थे टेबल पर रखती उन सबको चाय सर्व करती। खुद भी अपना कप थाम कर अपनी चाची के साथ बैठ जाती। मैं आरोश को इतना मिस कर रही। वो अपनी चाची कंधे पर सकती लाड्स कहती बस मेरी जान जब याद करो उसे दुआ करती रहा करो। उसका गाल मोहब्बत से छूकर कहती मेरी हर दुआ उसके लिए जल्दी से आ जाए। मैं उसे नहीं जाने दूँ। कोई वक्त सुना है कबूलियत का होता है बेटा ऐसे मत कहो। शौहर के पास है वो समझा कहते हैं बाबा कैसा शौहर ज़बरदस्ती लेके हमारे घर की रौनक। उसकी शरारत इतनी याद आती है वो उदास हो जाती है कि आप टेबल पर रखे भटोरे आट की मुट्ठी बनाकर उन्हीं घुटने पर रख के कहती है बेटा वो वापस ना गई तो जानती हो ना उस शख्स के बाद शायद कुछ दिनों में वो आए। भाई साहब उसके चाचू तो हमसे बात करते हैं वहाँ देखते हैं वैसे वो सब वहाँ से दूसरी को देना मुनासिब हो। महविश के वो बात कर के खड़े ही तो महविश उठ कर चल जाती। मैं जानता हूँ वो यहाँ आएंगे तो देखिएगा। वो भी सोचो में डूबे जवाब देते हैं हाँ देखते हैं अभी तो चाय पीजिए फिर खाना खाएंगे। महविश की अम्मी उन्हें चाय की तरफ मुतवज्जह करती है। वहाँ
वो सुबह किचन में आई तो आज वो किचन में खड़ा कुछ बना जाकर उसके साथ ही खड़ी हो जाती है, एक हाथ उसके कंधे पर रखे झुककर उसके करते हाथ को वो देख रही है। वो उसके संभल पर उसे देखकर दोबारा काम पर तवज्जो देते हैं। एक बात बताओ, कुकिंग कहाँ से की? वो उसकी शर्ट को एक चुटकी की तरह खींच कर पूछती है। वो स्पून देना। वो उसके पास पर स्पून उठाने का कहता है। उसे उठा कर देती दोबारा वैसे खड़ी होती है। आज शाम तैयार है ना? वो मारती किसी काम पर तुम खाली क्यों? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वहाँ किस पेड़ों पर थी? मुझे हाल नहीं पसंद, जहाँ जाना है देख लेना। वो सारे लहजे में जवाब देता है। सड़ू, हर वक्त करेले की तरह रहना। वो मुँह बनाकर शेल्फ पर बैठ जाती है। उसके पास फ्रूट टोकरी सेब उठा खाने लग जब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये एतमाद किसी का दिया होता वो जो उससे हर तरह से बात कर लेती है और उसके यूँ करीब बेझिझक आती थी और उस पर यकीन करने लगी थी। वो सेब लेकर वाश करके उसे देते हैं। मगरू बना कर बैठ जाती है। पार्टी पर जाना है? ओके, अब ये लोग सब नरमी से जवाब देकर हाथ में थमाता उसमें सेब रखते हैं। दोबारा काम करने लग जाते। सुनो, मुझसे गैर की तरह कभी कभी बात क्यों करते हो? वो सारी शिकनान लहजों में कहती है। उसका लहजे की वजह से उसके पास उसका चेहरा हाथों में थाम लेता है। मेरा वजूद मेरे लिए गैर हो सकता है, तुम नहीं जाओ बाहर बैठो। वो उसके चेहरे पर आए बाल हटाकर शिद्दत से कहता पीछे होते हैं। तुम पाकिस्तानी डिशेस क्यों नहीं बनाते? वो एक चिकन की डिश जो सनी हरगिज़ नहीं देखी देख कर कहती है मुझे बनाएंगे, जब फिर बनाएंगे, अभी यही खा लो। वो हाथ थाम कर नीचे उतारता है। उसके हाथ साथ बाहर निकल जाता है। मेरी डाकर सारी चीज़ें टेबल पर रखती सबको बुला लाती है। खाने के बाद वो चला गया था। वो कुछ वक्त अपनी वालदा से बात करने के बाद यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसने सोचा कुछ खाने का बना ले, मगर उसने आज से उसे कहीं लेके जाता, इसलिए वो दोबारा रूम में आ जाए। शाम के वक्त सरतासरात से अंदर दाखिल होते ऊपर बढ़ जाते। वो रूम बैठी ड्रेसेस देख रही थी। वह जैसे सरतासरात नरमी में जाते सब देख कर वो इस कदर नरम हो जाता पड़ जाता था। वो खुद भी हैरान था। तुम रेडी नहीं हुई? विश्व उस करीब आता पूछते मुझे समझ नहीं आ रही आन क्या पहनूँ? वो मुँह जोर कर कहती इससे ये काम ज़ाहिर लगता था। ड्रेसेस चूज़ करने विश हमें लेट हो रहा है, प्लीज़ कोई भी पहन लो। वो 10-15 मिनट बाद बेड पर पड़ी ड्रेसेस देखकर कहता है कोई भी नहीं? बताओ, मुझे नहीं आ रही समझ। कोशिश कहती है। वो मैं सर हिलाकर पास आता है। एक ब्लैक कलर की मैक्स उठा ली, एक खूबसूरत कामल मैक्स जिस पर सिल्वर कलर शाइन करता हुआ इसके हाथ से ड्रेस लेती चेंजिंग रूम घुस जाती है। वो जानती थी ब्लैक ही चूज़ करना था। वो भी अपना सूट लेता वॉशरूम चला जाता है। वो शायद नहा रहा था। वो बाहर आकर बाल खोलकर उनका जुड़ा बनाती, सर पर हिजाब कैप करती, उस पर ब्लैक ही हिजाब लेती, लेयर्स वाला बनाकर लास्ट पेन लगाती, मेकअप देखती है। चेहरे पर हल्का सा मेकअप टच देकर वो आंखों पर लाइट शेड जो स्किन पर काफ़ी जच रहा था कर मस्कारा लगाती, ब्लश जोन उठाकर होठों को गोल शेप देकर लगाती, हाइलाइटर लगाकर लिपस्टिक का शेड ढूंढने लगती है। ब्लश ऑन का कलर उनका लाइट सा था और आइज़ का भी। उसे मेकअप में कुछ चीज़ें ही पसंद थी जो वो यूज़ कर रही थी। नेचुरल से मेकअप और वो लिपस्टिक का शेड देख रही थी। जब वो निक से तैयार होकर बाहर निकल उसके बाहर थी, उसकी आंखें उस पर टिक सी जाती हैं। उसकी आंखें उसके साथ बांध कर बैठ की थी, मगर आवाज़ कम था। वो उसे अपने बदलते एहसास का एहसास दिलवाना चाहती थी, इसलिए वो लिपस्टिक ढूंढने लग जाती है। वो परफ्यूम डाल खुद पर छिड़कता है। उसका हाथ हमको उसकी लाइट पर छिड़क कर उसे घुमाकर उसकी गर्दन से जाप तो उस पर हल्का सा छिड़क कर रख देता है। सुनो, वो अपने मखसूस स्टाइल में चुटकी से उसका कोट पकड़ कर बुलाती है। वो उसकी हरकत पर मुस्कुराहट रोकता है। उसे देखते तुम हमेशा से थे। वो एक तरफ सर करके मासूम क्या वो उसकी बात न समझी कर कहते हैं क्रूज एंग्री बर्ड। वो मुंह के जावी बिगाड़ कर जा दे। वो उसके जवाब पर उसकी नाक हल्के से मोड़ देते हैं। वो उसके हाथ पर चिपक लगाती है। कलर जल्दी से होंठों पर लगाती है। जो मुश्किल से चूज़ किया तो उसे पीछे हटती है। चलो, वो उसे रेडी देख कहते तुम ऐसे जाओगे? वो इंतहा पुरकशिश लग रहा था, मगर वो कह देती तो और कुछ ना कहती। विश कोई मजाक नहीं। चलो, वो जानता था कोई टांग बाती ही होगी, इसलिए हाथ थाम लेता। हुए मैंने शूज़ नहीं पहने। उस कदमों को ब्रेक लगा। तुमने अब तक शूज़ नहीं पहने? विश क्या करूँ मैं तुम्हारा? वो उसके शूज़ टांग लाता, घुटनों के बाल बैठ कर उसका पाँव घुटनों पर रखता। शूज़ पहना तो उसे मोहब्बत से देख रही जिससे वो खुद अनजान थी। उसे शूज़ पहनाने के बाद उसका हाथ थाम वो खड़ा बाहर निकल जाता है। वो शाल कंधों पर ही ले चुकी थी। हाथ में गिलास था जिसमें हिजाब पिन्स मोबाइल वगैरह था। वो कार में बैठ कर निकाब सही कर कुछ लम्हे बाहर निकल जाती हैं। वो आज पुरसकून से बाहर देख रही थी। रास्ते में से एक जश्न होटल गुजरा था। उस देखने के बाद सामने देख वो लोग कुछ ही देर पहले पहुंचे थे। वहाँ जबरान, हान, मूसा, शेख, मिसर, मिशा सब मौजूद थे। जो हूर और सहर माँ के पास थी। वो सबसे पहले बाबा के पास जाती है। उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रख कर उससे बातचीत करने लगते हैं। ईगल के पास शहीर आता है। पास ही सोफे पर रहते 3 और उनके बीच एक टेबल। वो एक सोफे पर बैठ जाते हैं। सब क्लियर है यार? वो इत्मीनान कहते हैं उन सबको आने का इशारा करते हैं। उसके जवाब पर वो बस सर को हम दे देते हैं। विश बात करने के बाद उनके पास मैं यहाँ बैठ जाऊँ। वो वहाँ सारे बैठ इसलिए उसको लगा शायद उन्हें अच्छा न लगे कि वो उनमें बैठी। वो अहम बात करते इतना यकीन तो होगा कि उस सामने बिला जब बातें करते हो हमारा पार्ट हो। विश इधर आओ। जबरान उसे मुस्लिम किस कहते हैं। शयान हाथ आगे बढ़ाता है जो वह थाम कर उसके साथ बैठ जाती है। पास वाले सोफे पर मूसा और जबरान मीसा थे। सामने वाले वहाँ पर हान, शेर और मीशा एक पर वो दोनों बैठे थे। वो आपस में कोई डिस्कशन कर रहे थे। उनसे बात करते शयान कभी पकड़
मजबूत करता तो कभी ना, मगर उसने हाथ छोड़ो नहीं था। यहाँ सब फैमिली में थे। विश रिलैक्स। मीसा खड़ी होकर उसके पास आती कहती है और बस वो यही कहती है। मीशा भी उनके पास उठकर आ जाती है। यार आओ पूल साइड चलें। वो उनके पास आकर हल्की आवाज़ में कहती है हाँ ये ठीक है आओ। आरोश मीसा उसे खड़ा करने लगती है। उसका हाथ उसने अब मजबूती से थाम रखा। खिंचाव पर वो उसे देखता है। उसकी हरकत से वाक़ता मुझे मीसा और आमिश आबिक साथ जाना है। वो हाथ छोड़ने का इशारा करती है। उसे तफसील देती है हम ओके ख्याल रखना। उसका हाथ दबाकर छोड़ता मीसा से कहता है, जिस पर वो सर को खम देती है। वो तीनों बातें करते वापस जाती हैं शेर और जिब्रान बाबा के साथ और मूसा किसी शख्स के साथ, जबकि हान फ्लोर के साथ खड़ा था। तभी लाइट्स कम होती हैं और रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है। क्रेजी इन लव। सबको बस डांस फ्लोर पर स्टेप्स करने लगते हैं। ईगल काउंटर स्टेक लगाए रेड कलर की चेयर पर बैठा। तभी एक लड़की मैक्सी पहने बाल खोले मेकअप से अटा चेहरा की उसके पास जाती है। वो मीसा और मीशा को एक्सक्यूज़ करती ईगल की तरफ बढ़ती है। हाय हैंडसम। वो लड़की बाएं डालने लगती है जब वो हाथ की इशारे से 2 उंगलियां पीछे की तरफ इशारा करके उसे पीछे रहने का कहता है, मगर वो भी कुछ ढीठ थी मुस्कुरा देती है। यू आर सो हैंडसम मिस्टर। वो हाथ आगे एक दास बढ़ाती है। अपना हाथ पीछे कर लो वरना काट दूंगी। आरोश उसके पीछे आकर तो सर्द उस पार लहज में कहती है। वो पीछे से आवाज़ सुनकर मुड़कर उसे देखती है। सॉरी। वो शायद उर्दू जानती थी। इसकी बात समझ लेती है। मैं आपसे बात नहीं कर रही कहती है, मगर मैं तुम ही से मुखातिब हूँ। सीधा तुम कहकर उससे मुखातिब करती ईगल के साथ जाती है। मसला क्या है? यू फूल। तुम्हारा तुम होती कौन हो? वो लड़की आग बोल हो जाती है। ही इज़ माई लीव। वो एक लफ्ज़ चबा कर कहती है, शट अप आई जस्ट आस्क्ड हिम फॉर अ डांस। वो उसे उंगली दिखाकर कहती है। ईगल आरोश को देखकर मीसा को इशारा करता है। आरोश उसे जवाब देती। मीसा इस लड़की से बात करती ले जाती है। आरोश गुस्से से उसके सामने आती। वो एक अलग जगह थी। ऐसे वहाँ ज़्यादा लोग खड़े भी नहीं थे। वो ना ही किसी नजर। वो उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचता है। वो दोनों बाजू उसके गर्दन की गिरद बांध देती है। चेहरे पर संजीदगी थी। आर यू फ्लर्टिंग विद मी? वो उसके और करीब आने पूछता है, मगर वो इग्नोर। तुमने उसे देखा? लहजे में जलन थी जो सारता योग। वो उस मज़े से जवाब देता है। उसे लग रहा था वो जा रही है जिसमें उसे मज़ा आ रहा था। हाउ डेयर यू। वो उसके गिरद सख्त करती है। कोशिश कहती है। उसका ये अंदाज़ उसके लिए नहीं था जो उसे सुकून दे रहा था। वो उसका किस लड़की को देखना भी पसंद नहीं करती थी। आर यू आर राइट माई वो मैन। वो नरमी से उसकी कमर सहलाकर पूछता है, अगर आइंदा किसी को देखा या सोचा मैं ये आंखें निकाल लूँगी। उसका लहजा भी वैसा। विश। वो गंभीर आवाज़ में करता है, आई हेट यू। वो नज़र दूसरी तरफ करके कहती है, ये आई नो माई प्रिंसेस। वो एक हाथ आगे करके उसका चेहरा थोड़ी पकड़ अपने रूबरू करता है। जेलसी। वो आईब्रो जा कहते हैं। वो अपना क्या जब्त कर रहा था। आई एम नॉट जेलस मिस्टर बट डोंट यू। वो बोलती है। वो उसे ऊपर करके गोद में उठा लेता है। विश यू आर लिटरली माई बेबी। वो शरारत से कहता है। उसका ये अंदाज़ देख अपनी खाला गलती समझ आती है। वो कैसे यूँ बिहेव कर गई थी। शट अप। वो उसके यूँ कहने पर भी मुस्कुरा देता है। आई विल किल यू ऑन। वो उसे हंसते देखकर यहाँ वहाँ देखकर उसका चेहरा पहले की तरह थाम लेती है। उसका नाम खींचकर दांत पिसती अदा करती है। ओह माई लवली वाइफ। वो अचानक ही उसका गाल चूम लेता है। नो आई एम नॉट। हाउ डेयर यू। उसे देखा भी क्यों तुमने? उसकी आंखें सिकेड़ लेती है। उस बना हुआ था लहजे में राज के नहीं देखा आज तक किसी को सिवाय तुम्हारे। उसे जुनूनीपन कहते हैं। वो दोबारा खड़ी हो जाती है। बाजू ऐसे ही उसके गिरते से सॉरी। वो नाराज़गी जताती कहते आई एम सॉरी माई लिटिल बेबी। वो मुस्कुरा कर तुम किसके हो? लहजा भी वैसा। ओनली यूर्स माई डार्लिंग। वो उसका गाल 2 उंगलियों से गलाता कहते तुम देखते किसके हो? शायद वो आज उसे इजहार करवानी पड़ती। वो भूल गई थी उसका हर अंदाज के जुनून का गवाह सिर्फ तुम्हें कोई जादू हो या क्या, मगर नजर नहीं होती तुमसे मेरा सुकून वजूद। वो उसे पास खड़ा करके तस्वीरें सुखा देता है। वो पहले नजरी जगह पीछे होने लगती है, फिर आराम से आंखें बंद कर लेती है। वो उसके चेहरे पर सुकून देकर उसका सर चूम लेता है। तुम्हें नींद आई है? उसकी कमर सहला कर पूछता है। नहीं। वो नरमी से जवाब देती है। शायद उसके लम्ब से पिघल गई थी या इन अल्फाज से कर चले। में थोड़ी देर बाद उसे कहते हैं हम। वो सर उठा कहते हैं उसके साथ मामा बाबा से मिलकर निकल जाती है। अभी उनके काम समझ नहीं आती। वो गैंगस्टर ही वो जानती थी। उसने कहा था कि बाबा ने उसे ज्वाइन करने का मकाम, अगर उन्होंने इनकार दिया यकीन वो अपने सुलू पर चलते थे। वो पार्टी किसने दी उसने पूछा ही नहीं था। वो वापस आए तो साथ साथ ही सब थे। वो सब एक के बाद एक अंदर दाखिल होते। हम पाकिस्तान जा रहे हैं। रोश वो लिविंग एरिया में बैठ जब जिब्रान उसे मुखातिब करता है, क्या सच में? उसे लगा था उस सुनने वालती हुई बिल्कुल एक काम के सिलसिले में कल ही निकल रहे हैं। माँ बाबा और शेर की फैमिली आज तो हमने कल जाना है। उसे तफसील बताता है। काम सवालिया नज़र से देखा था। आहान का रिश्ता महविश के लिए उनकी शादी करके वापस आएंगे। मीसा से जवाब देती। अब उस पर हैरानी का पहाड़ गिरा था। वो जान देते इतनी अचानक सब था ना। वो कंफ्यूज होगी। तुम और शान कोई दिनों में आ जाना, बट विश तुम्हें वापस आना होगा। वापस की बात यहाँ पास सुन उदास हो जाती है। वो कुछ भी नहीं समझ पाती। शान यहाँ आना था, मगर जहाँ तक जिब्रान उसे बताने वाला है। अच्छा रिलैक्स हो तुम, अभी कुछ मत सोचो। तुम शान ने बुलाया, वो बाहर कार में है, जाओ। आहान उसके सर पर हाथ रख कर हटाक कहते हैं तो सच में मसरूफ़ सा हिलाकर बाहर निकल जाती है। अरे चेंज कर लो। मगर वो इस कदर सोचो गुम थी। मिसा की आवाज़ ही उसे उसके साथ कार में बैठती है। दिमाग उलझे तो
सोची थी कार एक झटका खाकर रुकती है। ईगल खटखटाते उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके निकलने का इंतज़ार। सामने एक बिल्डिंग थी, वो इतनी खास हालत में नहीं थी। इस पास अंधेरे का राज था, वो बाहर निकल जाए वो इसलिए अंदर दाखिल होता। अंदर अंधेरा था, वो उसका बाजू मजबूती से थामने था। उसका डर महसूस करता, उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर तसल्ली देता है। आन हम कहाँ हैं? वो अंधेरा को हर जगह देख कर उससे पूछती है, तुम्हें ट्रेन करना है प्रिंसेस? वो सादगी से क्या मतलब है आन ट्रेन करने, मगर क्यों ना समझी से देखती है। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ मी। वो एक कमरे के सामने आकर कोट डालकर दरवाज़ा खोलता है, उसके साथ अंदर हो जाता है। और अंदर एक लंबा सा इतना बड़ा हॉल था जहाँ सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी। अगर सोई भी गिरती तो उसकी आवाज़ भी नहीं थी। वहाँ बहुत से औजार, पंचिंग बैग, निशाने लगाने के लिए सब। ये क्या? आन वो उस पास देख कर कहती है, जाओ चेंज करो, मेरे कपड़े होंगे। उसे कहकर आगे बढ़ती थी। उसने अभी जवाब नहीं दिया तो अभी देगा भी नहीं, इसलिए पैर पटक कर चेंज करने चली जाती है। इधर ठंड होने के बराबर थी। थोड़ी देर में उसके ट्राउज़र टी शर्ट में पहन कर, जिसके बाजू उसके लाइक थोड़ा पीछे थे, बालों का मैसी सा जोड़ा जिसमें थोड़े थोड़े बाल निकल रहे थे, मिटा मिटा सा मेकअप वजह लगते। मगर ईगल जाती खुद पर काबू पाकर उसके अपने पास आने कहता है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ, डोंट वरी। उसकी चाल साइड कहता है। वो घूर कर उसे देखती है, हाथ आगे करो। वो ग्लव्स जो रेड कलर के तला कर उसे कहता है। वो बिना चून अपनी गुलाबी कलाइयाँ आगे कर दी थी। उसके दोनों हाथ में ग्लास पहनाकर उसके अंदर थाम कर पंचिंग बैग के सामने कहते हैं, क्या पंच करना आता है प्रिंसेस? उसकी एक लेट चेहरे से टाकर पूछता है, नहीं आज तक किसी की धुलाई नहीं की, मगर लगता है जल्दी होगी। वो दांत खिचखिचा कर कहती है, जैसे उसके दांतों की समाने खड़ा शख्स जो जिसको पीस दिया हो। उसकी हरकत पर सर नीचे करके ऐसी जब्त करता है और उसे इशारा कर पंचिंग बैग की तरफ रुख करने कहते हैं। वो ऐसी ही खड़ी रहती है। वो बगैर ग्लव्स के उसके सामने पंच करते हैं, जिस पर दोबारा दूर जा वापस आता है, जिसको वो पकड़ कर छोड़ देते हैं। नाउ डू दिस। वो पीछे होकर बाजू सीने पर फोल्ड कर कहते हैं। वो मुंह बनाकर सामने पंचिंग बैग देकर आंखें बंद कर खुद पूरी जोर से उस पर पंच करती है। वो इसके जितना दूर तो नहीं पर जाता। वो उसके वापस आते रोक देती है। हम गुड। वो इसे दोबारा करने कहते हैं। ऐसे ही वो उसको 20 मिनट तक करवा कर उसके हाथ से ग्लव्स साड़ते हाथ लाल चुके थे। वो नहीं थाम कर बारी बारी चूम कर छोड़ देता। निशाना कैसा है तुम्हारा? आंखें खुल जाती है। निशाना कैसे तुम्हारे सामने देखकर गन को हाथ में कुमार पूछता है, व्हाट यू मीन? वो उसकी बात पर चौंक उठती है। प्रिंसेस शूट। वो उसके हाथ में गन थमाता सामने, मुझे यूज़ इतनी करनी नहीं आती। आन क्या है? वो ये सब कुछ समझाओगे?